to focus on certain common things like what is the syllabus, what is the expectation, what are the things that we are going to learn, and how can we improve ourselves. So if you are keeping these learning outcomes in your mind, certainly you can do fair well, you can perform very well even in your examination. So in this particular session, or probably in this week's session, we are doing a quick revision of whatever was being told and taught. 5 से लेकर 10 तारीख तक जितने भी क्लासेस होने वाले हैं, इन सारे क्लासेस में आपके सारे सिलेबस को क्विक रिवीजन के तौर पर रिवाइज किया जाएगा। मंडे ऑनवर्ड्स अगर हम पटनाइट्स गवर्नमेंट के दिए हुए ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज हमेशा करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन 11th को ही खत्म हो जाएगा एंड आप आराम से 12th ऑनवर्ड्स कैंपस में आकर पढ़ सकते हैं। अगर हमारी लापरवाही रही तो पता नहीं ये लॉकडाउन फिर कब कितने दिनों के लिए एक्सटेंड हो जाए। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क लगाए रखिए, बाहर कम से कम मूव करने की कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके अपने हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखिए। अगर कॉलेज खुलता है 12 से, तब फिर हर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट लिया जाएगा चैप्टर वाइज। जैसे 12th को हम चैप्टर 1 का टेस्ट कंडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद 13th को दूसरे चैप्टर का, 14th को उसके बाद 3rd चैप्टर। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। और टेस्ट सिर्फ 10 से 15 मिनट का लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ताकि मैं रिव्यू तभी का तभी कर आप लोगों को बता सकूं कि कहां पर आपका एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है। इज दैट ओके विथ एवरीवन? सो आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 1, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का लेटर्स। लेटर्स कहते ही ध्यान रखना है, लेटर आज के तकनीकी युग में जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, पेन एंड पेपर लेटर बहुत कम लिखा जाता है। आमतौर पर जो भी प्रेफर करते हैं मैसेजेस और ईमेल्स को शेयर करने में, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वह इंटरनेट होता है ताकि इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। So you should always keep this in your mind that whenever we are talking about or dealing about letters, letters will include email too. There is a slight difference between letter and email. Letter में बेटा from address होगा, to address होगा, date लिखा जाएगा, subject लिखा जाएगा। इन चारों चीजों को ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। आप लोगों को कई बार कई टीचर्स ने समझाया होगा लेफ्ट अलाइनमेंट को ध्यान में रखिए, लेकिन बार बार हम वही गलती कर जाते हैं। तो अलाइनमेंट जो होगा वो लेफ्ट होगा। जिन चीजों को ध्यान में रखना है लेटर लिखते समय, पेन एंड पेपर पर जब हम लेटर लिखते हैं पेन से पेपर पर, तब हमें ये ध्यान रखना है, पहले फ्रॉम एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद टू एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखा जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लाइन लिखा जाएगा। अगर हम ईमेल की बात कर रहे हैं, अगर हम ईमेल राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ईमेल राइटिंग में फ्रॉम नहीं होता। आई रिपीट, फ्रॉम एड्रेस नहीं होता क्योंकि डिफॉल्ट सेटिंग है। नीरू ने अगर आपको ईमेल किया तो नीरू को अपना ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। वो आपके पास जैसे पहुंचेगा ईमेल, उसमें पहले से ही डिफॉल्ट के तौर पर सेट हुआ रहेगा कि किसने आपको ईमेल किया, राइट? तो फ्रॉम नहीं होता। टू में एड्रेस लिखने के बजाय हम ईमेल आईडी लिखेंगे। डेट लिखने की जरूरत नहीं होती, डेट डिफॉल्ट सेटिंग है। सब्जेक्ट SUB पहले से ही मेंशन होता है, सब्जेक्ट लाइन पहले से मेंशन होता है, उसी में आपको सब्जेक्ट लिखना है। उसके नीचे वाले कॉलम में, उसके नीचे वाले पोर्शन में आपको मैसेज लिखना है। क्या ये चीज क्लियरली सबको समझ में आया? दोनों फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है? अगर पेन एंड पेपर का लेटर लिखेंगे, फिर से रिपीट किया जा रहा है, फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट। अगर ईमेल लिख रहे हैं, दो चीज कट जाएंगी क्योंकि ये डिफॉल्ट सेटिंग है।
अपने आप सिस्टम इसे ऐड कर देता है, इंक्लूड कर देता है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। वो है फ्रॉम एड्रेस और डेट। ईमेल में किन चीजों को लिखा जाएगा? टू में ईमेल आईडी और सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट। क्या ये क्लियर है? क्विकली इन द चैट बॉक्स कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है और आप समझ में अब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो भूलना नहीं है बेटा, लेफ्ट अलाइनमेंट आपको लेटर लिखने के लिए कहा जाए तो लेटर का फॉर्मेट अलग हो जाएगा, ईमेल लिखने के लिए कहा जाएगा तो ईमेल का फॉर्मेट अलग हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मल लेटर्स कहते ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, फॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर में, जबकि ये तीनों सेम है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई आपसे फॉर्मल लेटर लिखने के लिए कहे, बिजनेस लेटर लिखने के लिए कहे या ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए, तीनों एक ही चीज है। फॉर्मल लेटर हमेशा एक बिजनेस पर्पस से, ऑफिशियल पर्पस से फॉर्मल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए लिखा जाता है, इसीलिए इन्हें फॉर्मल कहा गया है। फॉर्मल लेटर लिखते समय जैसे अभी बता दिया गया था कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, चाहे आप ईमेल लिखो या लेटर लिखो। जब आप लेटर लिख रहे हैं पेन और पेपर पर, फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट, और यदि आप ईमेल लिख रहे हैं टू और सब्जेक्ट, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में आप लिखते हैं मैसेज। स्टार्ट किससे होगा? डियर सर और डियर मैम। बहुत बड़े हैं हमसे, बहुत ही ज्यादा सीनियर है, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। अनजाने हैं, हम इनको कभी, हमारी इनसे ज्यादा जान पहचान नहीं है, हम पहली बार इनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सर या मैम। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो होता है मैसेज का। इसे 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है। पहला पैराग्राफ इंट्रो प्लस पर्पस, दूसरा पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन, तीसरा पैराग्राफ कंक्लूजन। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी भी तरह का मैसेज लिखते हैं उस मैसेज में आपको डिटेल में बताना होता है पर्पस। अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो मेरा इंफॉर्मेशन या मेरा लेटर इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेगा, ऑडियंस तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पाएगा, रीडर तक राइट मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाएगा। सो आई मस्ट कीप इन कंसिडरेशन और आई मस्ट ऑलवेज make sure that the intro and purpose should be correct. Once when the purpose is clearly defined, once when the introduction is properly given, then comes the next part, that is explanation. While you are explaining the concept, जब आप explain कर रहे हैं concept, कई बार facts को बताना पड़ सकता है, evidences को present करना पड़ सकता है, proof को देना पड़ सकता है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ सकता है। तो ये सारा चीज जब पूछता है या मांगता है तो आपके पास ये सारी चीजें पहले से मौजूद होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है छोटी छोटी बारीकियों के साथ अपने पॉइंट्स को बताना, प्रेजेंट करना, अपने थॉट्स को इलैबोरेट करते हुए लोगों तक अपने प्रॉब्लम या उनके सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करना। Then comes finally conclusion. आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं या आप क्या उनको प्रेजेंट करने जा रहे हैं? कंक्लूजन। अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए तो आप हर एक लेटर को प्रॉपरली लिख सकते हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि एक 10 लाइन का 20 लाइन का एक्सप्लेनेशन मस्ट है। एक लाइन में पर्पस, 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेनेशन, एक लाइन का कंक्लूजन काफी होता है। So did I clear your understanding related to the right format of writing the formal letter? So if you are writing any formal letter, either on pen or paper or via email, you have to keep only these things in your mind. जब भी हम information share कर रहे हैं, पोर्शन में हमें याद रखना है किस पोर्शन में लेटर लिखा जाता है। कई बार देखा गया है ईमेल जब आप करते हैं सब्जेक्ट लाइन में ही आपने पूरा का पूरा मैसेज ड्राफ्ट कर डाल दिया, गलत। सब्जेक्ट लाइन सिर्फ सब्जेक्ट के पॉइंट को प्रेजेंट करेगा, उसके नीचे का पोर्शन में आपको लेटर लिखना चाहिए। लेटर हमेशा 3 भागों में, या हमेशा याद रखिए, अगर आप कॉलेज से रिलेटेड भी कभी भी इंफॉर्मेशन पूछते हैं, मांगते हैं, देते हैं, तब भी
आपके लेटर में 3 पैराग्राफ कंपलसरी होना चाहिए। पर्पस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। क्या ये तीनों वर्ड्स दिमाग में फिट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट्स? क्विकली इन द चैट बॉक्स ये तीनों वर्ड्स फास्ट फास्ट लिखकर दिखाइए बेटा। पर्पस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। और हमेशा अपने साथ ना कोशिश कीजिए नोट्स को रखने का, ताकि जब भी मैं कुछ समझा रही हूँ तो आप उसको पलटा कर देख सकते हैं कि हाँ क्या ये नोट्स में दिया गया है, क्या मैम वही चीज समझा रही है जो नोट्स में एक्सप्लेन किया गया। इससे क्या हो जाएगा, जैसे ही क्लासेस आज खत्म हो जाएगा, आज के आज आपको एक रिविजन करेंगे चैप्टर 1 का, सबके सब उसको समझेंगे। कोई डाउट्स है तो आप कल के क्लास में पहले डाउट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को समझेंगे। तो क्या ये समझ में रहेगा, इजी रहेगा सबके लिए, राइट? तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मैसेज। जैसे ही हमने कहा पर्पस, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, ये मैसेज होता है बेटा। जो मैसेज होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। रूटीन, रूटीन का मतलब आमतौर पर हर दिन रेगुलरली हम जिस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी और के साथ, इसे रूटीन मैसेजेस कहा गया है। अगर रूटीन मैसेजेस के एग्जाम्पल की बात की जाए, एक टीचर स्टूडेंट का जब क्लास लिया करते हैं तो उनसे अटेंडेंस मांगते हैं, तो ये हमारा रूटीन हुआ। मुझे अगर ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करना है तो मुझे आपसे मेरे क्लास का मीटिंग लिंक शेयर करना है। ऑफ कोर्स मैं सेम मीटिंग लिंक यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैं हर दिन आपको एक लिंक, वही लिंक बार बार शेयर करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा स्टूडेंट कहीं किसी और चीज में एंगेज्ड है, और अगर वो भूल जाए कि किस टाइम पर क्लास है तो उसके लिए एक उसे रिमाइंडर के तौर पर सेट हो जाएगा और वो आराम से क्लास को अटेंड कर सकता है। रेगुलर बेसिस पर हर दिन जो एक्टिविटी हम करते हैं, आपको ये याद रखना है, as a manager, what are the regular activities that a manager would be doing? That you have to keep in your mind. हर दिन शायद उसे अपने टीम मेंबर्स को टारगेट देना पड़ सकता है। अगर वो खुद टीम का मेंबर है, जब उसे टारगेट मिलता है तो टारगेट के लिए उसने क्या क्या कोशिश किया, कितने लोगों से वो कनेक्ट कर रहा है, किन से कम्युनिकेट किया है, क्या उनका अप्रोच रहा है, क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर किया है, कितने लोग सहमत है इन चीजों से, बहुत सारा रिपोर्ट बनाकर उसे एट द एंड ऑफ द डे अपने टीम लीडर या अपने सीनियर को भेजना पड़ सकता है। इसे रूटीन कहा गया है। हर दिन रेगुलर बेसिस पर जो मैसेज हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट, सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, एक कलीग से दूसरे कलीग के बीच में, तब इन सारे मैसेजेस को रूटीन मैसेजेस कहा गया है। अगर मैसेज किसी तरह के पॉजिटिव मैसेजेस को, किसी तरह के पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, किसी पॉजिटिव आइडिया या थॉट को शेयर कर रहा है, तब उस तरह के मैसेज को पॉजिटिव मैसेजेस कहा गया है। पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव। जब हम किसी चीज से नाखुश हैं, जब हम किसी तरह के दिक्कत में हैं या किसी तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और हम अपने प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करते हैं, हम किसी तरह के नेगेटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, such kind of messages would be called as negative messages. Now the fourth one, very important for each one of you to understand, persuasive. Persuasive says, whenever you are sharing any message, when you encourage a person to do something good, to become better than what he or she was in the past, you are persuading. For example, you have registered a complaint related to your mobile phone. अगर आपके कंप्लेंट को किसी ने जवाब के तौर पर हैंडल करते हुए आपको रिप्लाई किया, आप देखेंगे उसमें आपको सबसे पहले थैंक्स किया जाएगा कि आपने उनको प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम क्यों हुआ, उससे निकलने के लिए उसके समाधान के तौर पर क्या किया जा सकता है।
they'll give you a solution. क्या कर रहे हैं वो? आपको परसुएड कर रहे हैं कनेक्ट रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, अगर आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, आपका फ्रेंड 3 तरह का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। पॉजिटिव मैसेजेस कि हाँ ये बहुत इजी है, तुम खुद से फिर से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। नेगेटिव, बहुत टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। परसुएसिव, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा डाउट्स कहां पर है, अगर तुम मुझसे वो डाउट्स पूछोगे तो मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने का। ये होता है परसुएसिव। तो हमेशा याद रखिए, जितने भी लेटर्स लिखे जाते हैं, फॉर्मल लेटर्स जितने भी लिखे जाएंगे, उनके जो मैसेज होंगे, मैसेज कहते ही क्या याद रखना है? इंट्रो प्लस पर्पस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ये होता है मैसेज का पार्ट। ये जितने भी मैसेजेस होंगे वो कितने तरह के होंगे? 4 टाइप्स: रूटीन, पॉजिटिव, नेगेटिव, परसुएसिव। क्विकली इन द चैट बॉक्स, ये चारों के चारों टर्म्स आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, आप इसे भूलेंगे नहीं। आपको हमेशा याद रखना है, चाहे किसी भी तरह का फॉर्मल लेटर क्यों ना लिखो, या तो आप रूटीन लिख रहे हो मैसेज, या तो आप पॉजिटिव मैसेज लिख रहे हो, या तो आप नेगेटिव मैसेज लिख रहे हो, या आप परसुएसिव मैसेजेस लिख रहे हो। क्लियर है? ये है पहला पार्ट फॉर्मल लेटर्स का या फॉर्मल ईमेल का। फॉर्मल लेटर या फॉर्मल ईमेल में आपको ये याद रखना है कि फॉर्मेट को ध्यान में रखेंगे, आपके डिविजन्स को ध्यान में रखेंगे कि कोई भी मैसेज जब हम लिखते हैं तो उसके कितने डिविजन्स होते हैं। पहला पैराग्राफ हमेशा होगा पर्पस प्लस इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन प्लस पर्पस, दूसरा होता है एक्सप्लेनेशन और तीसरा होता है कंक्लूजन। इसका जो टाइप होता है, जो मैसेज हम ड्रॉ करते हैं, जो मैसेज हम ड्राफ्ट करते हैं, वो मैसेज कितने तरह के होते हैं? 4: रूटीन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड परसुएसिव। अब आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में, जहां पर हमने ये सीखा कि फॉर्मल लेटर्स आमतौर पर किस तरह से लिखा जाता है और किन विषयों पर लिखा जाता है। हमेशा याद रखिए, पहला होता है इंक्वायरी। जब हम किसी भी चीज को स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जानने की कोशिश करते हैं, वी आर वेरी एंशियस टू नो समथिंग मोर अबाउट एनी प्रोडक्ट, व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इंक्वायरिंग अबाउट इट। पूछताछ, जानकारी हासिल करना। जब आप किसी विषय में, किसी टॉपिक को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी सर्विस को लेकर जानकारी हासिल करने की सोचते हैं, व्हाट डू वी डू? वी राइट एन इंक्वायरी लेटर। उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद आप जब सैटिस्फाइड हो जाए, आप पूरी तरह से सैटिस्फाइड है कि ये प्रोडक्ट सही है या ये सर्विस जो देने वाले हैं इनकी सर्विसेज अच्छी है, तब जाकर आप प्लेस करेंगे अपना ऑर्डर, जिसे प्लेसिंग एन ऑर्डर या तो परचेज लेटर कहा गया है। भूलना नहीं है, जब हम किसी चीज को पहली बार जानकारी में ले रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, then it is called as inquiry. इंक्वायरी के बाद जब हम पूरी तरीके से satisfied हो जाते हैं that yes, this is what we are expecting, then it would be considered as a letter wherein you are going to place the order, wherein you are going to write a letter placing your order or purchasing that particular product or service. आपके परचेज लेटर को प्राप्त कर उसका जो जवाब देता है, उस तरह के लेटर को सेल्स लेटर कहा गया है। परचेज लेटर का जवाब होता है सेल्स लेटर। अगर हम सेल्स लेटर का बात करें, हमेशा याद रखिए, सेल्स लेटर सेल्स को फुलफिल करते हुए, आपके डिमांड को फुलफिल करते हुए आगे की कार्यवाही को बताता है अपने लेटर के थ्रू। इसके बाद ये पहला प्रोसेस था, स्टेप 1 इंक्वायरी, स्टेप 2 किसी ने ऑर्डर को प्लेस किया और उसके ऑर्डर को प्लेस करते हुए किसी ने सेल्स के प्रोसेस को कंप्लीट किया। स्टेप 3 आपने जो प्रोडक्ट हासिल किया है, जब सेल्स हो जाता है, सेल्समैन ने आपको प्रोडक्ट दे दिया या आप उसके सर्विसेज को यूज कर रहे हैं,
अगर आप उसके सर्विस से नाखुश हैं, अगर आप उसके प्रोडक्ट से नाखुश हैं, आप कंप्लेंट करोगे। कंप्लेंट करने वाला कंप्लेंट को रजिस्टर करे। रिपीट, जो कंप्लेंट कर रहा है, जो कंप्लेंट दर्ज करवा रहा है, वो होता है कंप्लेंट रजिस्टर। जिसने भी कंप्लेंट को गेन किया, से फॉर एग्जांपल आपने कंप्लेंट किया राहुल कुमार सिन्हा सर से कि कोई एक फैकल्टी का गूगल लिंक नहीं मिल पा रहा है या रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रहा है। आपने कंप्लेंट को रजिस्टर किया। उस कंप्लेंट को वेरीफाई करते हुए जब उसे आंसर के तौर पर उसके रिस्पॉन्स में राहुल सर अगर आपको जवाब देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेंट हैंडलिंग। आपने एक नया लैपटॉप लिया, बैटरी उसका प्रॉपरली चार्ज नहीं कर रहा, आप क्या करेंगे? उस कंपनी को एक कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, कहेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। यू आर रजिस्टरिंग अ कंप्लेंट। कंपनी की तरफ से उसका कस्टमर केयर आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे पूछेगा कि आपने कहां से वो प्रोडक्ट खरीदा, क्या उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है और कितने से कितने टाइम में, कितना जल्द से जल्द वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेंट हैंडलिंग। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन कंप्लेंट रजिस्टर एंड कंप्लेंट हैंडलिंग। रजिस्टर का मतलब जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, हैंडलिंग का मतलब जिसने प्रॉब्लम को समझा और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन को दे रहा है। That is called as complaint handling. So I hope everybody now could understand that complaint could be registered as well as it could be handled. Don't get confused. These are two different concepts. Exam में कई बार आपसे पूछा जाएगा, write a letter to register a complaint. Register का मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप उस प्रॉब्लम को बताते हुए फिर मेंशन कीजिए। अगर आप हैंडल कर रहे हैं उस कंप्लेंट को, तब आप लिखेंगे उसके जवाब में लेटर, तो कंप्लेंट हैंडलिंग का प्रोसेस अलग हो जाएगा। इसके बाद हम सब सीख रहे हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर विच इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट लेटर। एडजस्टमेंट लेटर कहीं ना कहीं कंप्लेंट हैंडलिंग की तरह ही होगा। जैसे किसी चीज में आप से फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम किसी और तरह का, आप के पास मोबाइल है, आपने नया मोबाइल खरीदा, आपसे गलती से आज आपने नया मोबाइल खरीदा, हाथ से छूट गया मोबाइल और उसका डिस्प्ले डैमेज हो गया। आपने कंप्लेंट रजिस्टर किया, क्या कंप्लेंट को हैंडल करते हुए आपके डिस्प्ले को बदल दिया जाएगा? हाँ या ना? क्विकली इन द चैट बॉक्स। मोस्ट ऑफ यू नो डिस्प्ले को चेंज नहीं किया जाएगा, राइट? कोई डैमेज्ड है, बॉडी में डैमेज है, तब वो वारंटी पीरियड में आता है और तब उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन डिस्प्ले अगर डैमेज हुआ तो नो चांस। तो यहां पर कंप्लेंट हैंडलिंग करते हुए सिर्फ वो आपको नियम कानून बताएगा कि सर आपने जब खरीदा था मोबाइल फोन, तभी आपको बता दिया गया था कि किसी और तरह के छोटे मोटे डैमेजेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले आपकी अपनी गलती के कारण से या आपके अपने मिसकंडक्ट के कारण से डैमेज हुआ है, जिसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नया मोबाइल परचेज कर लें या अपने कंप्लेंट को हैंडल किया। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने नया मोबाइल खरीदा और उसका बैटरी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है जैसे ही आप चार्जर लगाते हैं, तो क्या कंपनी आपको रिप्लेस कर देगा या नहीं देगा? नया मोबाइल आपको देगा, है ना? क्योंकि उसके बैटरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो जब आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है रिप्लेसमेंट के तौर पर, आपने एक नया जीन्स खरीदा, लेकिन जीन्स में कहीं ना कहीं एक होल है, डैमेज्ड है, उसका कलर एक पांव का दूसरा शेड है और दूसरे लेग का अलग है, तो आप उसे फिर से एक्सचेंज करने जाओगे, राइट? जब एक्सचेंज में आप आते हैं, या तो आप नया प्रोडक्ट लेंगे या आप पैसा रिटर्न लेंगे, राइट? आज के डेट में आप सबको पता है, जब आप ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करते हैं
If you are dissatisfied, you can get the amount refund, right? So the process of getting the refund, that is called as adjustment. Now the next term, acknowledge. Acknowledge का मतलब होता है सहमति देना, एश्योर करना कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट मिल चुका है। कुरियर बॉय आता है, कुरियर डिलीवर करता है, आपसे सिग्नेचर करवाएगा, या तो आपके मोबाइल पर जैसे ही आपने प्रोडक्ट अपने हाथ में लिया, एक एसएमएस आपके मोबाइल पर आ जाता है, ऑर्डर डिलीवर्ड। कभी जोमेटो से अगर आपने फूड ऑर्डर करवाया होगा, तो जैसे ही आपके हाथ में आपका ऑर्डर आया, तो इमीडिएटली आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, ऑर्डर डिलीवर्ड बाय सो एंड सो पर्सन, इजंट इट? ये सारे एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट ये कहता है कि आपने अपना सहमति दिया है, आप ये मानते हैं कि प्रोडक्ट आपके पास पहुंच चुका है। एडमिशन लिया आपने आईएसएम में, आपको एडमिशन लेटर दिया गया, आपको ये याद रखना है, ये सारे एक्नॉलेजमेंट है। जैसे ही कॉलेज में रजिस्टर आप करवाते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, AKU रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाता है। फिर से ये क्या है? एक्नॉलेजमेंट, जहां पर आप ये प्रूफ के साथ बताते हैं कि हाँ मुझे ये चीज मिल चुका है। Such kind of letters are called as acknowledgement letters. Coming to the next, recommendation letter. Recommend करने का मतलब होता है जब आप किसी चीज से बहुत खुश हैं, आपके पास उससे रिलेटेड पॉजिटिव कमेंट है और आप उसी प्रोडक्ट को दूसरों को भी रेफर करने के लिए कहते हैं। To make you understand about this, let me give you once again a small example. You have taken admission at ISM. All the students will be happy with the institute? Not possible. कुछ लोग happy रहेंगे, कुछ लोग unhappy भी हो सकते हैं। In case a junior of yours approaches you और आपसे कहे कि excuse me sir or excuse me ma'am, आप मुझे बताएंगे कि मैं कहाँ एडमिशन लूं? अगर आप अपने इंस्टीट्यूट से हैप्पी हैं और अगर आप कहें कि भाई तुम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, मैं जहां से पढ़ाई कर रहा हूं वहीं पर तुम एडमिशन ले सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग? आप रिकमेंड कर रहे हैं। आई होप एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड। जब भी रिकमेंडेशन होता है, पॉजिटिव चीजों के बारे में बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई लोग जब आप किसी एम्प्लॉय के अंदर में काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है और वो आपको एक एप्रिसिएशन लेटर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह का रिकमेंडेशन है। आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो भी एक तरह से रिकमेंडेशन है। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पर एक मैनेजर, जैसे ही आप अपना BBA कोर्स कंप्लीट करोगे, आगे या तो आप MBA करोगे या जॉब में लगोगे। जैसे ही आप जॉब में लगते हैं, चाहे BBA के बाद या MBA के बाद, आमतौर पर आप इसी तरह के लेटर्स को लिखेंगे। पहले या तो इंक्वायर करते हुए, ऑर्डर को प्लेस करते हुए, सेल्स को कंप्लीट करते हुए, कंप्लेंट को रजिस्टर करते हुए, कंप्लेंट को हैंडल करते हुए, किसी प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करते हुए, किसी चीजों को एक्नॉलेज करते हुए, कभी किसी के लिए रिकमेंडेशन लेटर को ड्राफ्ट कर रिकमेंड करते हुए। इसके अलावा हम कुछ और भी लेटर्स को कॉमनली फॉर्मल लेटर में मानते हैं। जैसे किसी जॉब के सर्च में जब आप अपने बारे में बताते हैं कि सर मैं यहाँ पर पढ़ चुका हूँ, मेरे में ये स्किल्स है, ये क्वालिटीज है, मुझे पता चला है कि आपके यहाँ पर जॉब है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी अप्लाई करूँ। कवर लेटर, इस तरह के लेटर को कवर लेटर कहा गया है। मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कवर लेटर ऑलरेडी सैंपल के तौर पर दिया गया है, आप उसे जरूर गो थ्रू करें। कवर लेटर के बाद जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको कंपनी या तो अपॉइंटमेंट लेटर देगा या ऑफर लेटर देगा। तो कंफ्यूज मत होना, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर दोनों एक ही होता है। अगर आप लगातार किसी कंपनी में काम कर करके ऊब चुके हैं, वहां पर प्रमोशंस नहीं हो रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम आप फेस करें, तो आप रिजाइन करते हैं, तो रेजिग्नेशन लेटर। तो ये याद रखें, फॉर्मल लेटर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं।
इन सारे लेटर्स का सैंपल आप सबके साथ एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है. व्हाट आई विल डू इज, मैं अगेन आज दोबारा से मैं आप सबको ईमेल करने जा रही हूँ ये सारे लेटर्स. एक बार इन सारे लेटर्स को आप स्टडी कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए. अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आता है, आप फिर से मुझसे पूछेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करें. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो ये सारे लेटर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स हैं जो आमतौर पर एक मैनेजमेंट का एम्प्लॉय या एक एम्प्लॉयर अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर अपने कलीग्स के साथ या अलग अलग डिपार्टमेंट मेंबर्स के साथ या एक सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है. गेट मैसेज फिर से मैं बता दूं, इन सारे फॉर्मल लेटर्स में चाहे हम इंक्वायरी की बात करें, परचेज ऑर्डर की बात करें, सेल्स की बात करें, कंप्लेंट की बात करें, एक्नॉलेजमेंट, रिकमेंडेशन, जॉब ऑफर लेटर, कवर लेटर, रेजिग्नेशन, इन सारे लेटर्स में आपको ये याद रखना है मैसेज कितने तरीके के होंगे. या तो वो रूटीन होगा, या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या पर्सुएसिव. क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर आप सब अब तक जो डिटेल किया गया है कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ रहा है और आप क्लैरिफाइड हैं अपने डाउट सबसे, तो आप क्विकली टाइप कीजिए यस. अगर किसी को कोई टॉपिक पर किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं बेटा. राइट. तो अब आज के कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक हमने समझा. पहले फॉर्मेट, हमने ये भी समझा कि फॉर्मेट के बाद मैसेज ड्राफ्ट करने में हमेशा याद रखना है 3 पैराग्राफ होगा. इंट्रो प्लस पर्पस, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन. जो मैसेज होते हैं वो 4 तरीके से कैटेगराइज्ड होते हैं. पहला होता है या तो रूटीन, या पॉजिटिव, या नेगेटिव, या पर्सुएसिव. अलग अलग तरीके से फॉर्मल लेटर्स लिखे जा सकते हैं. पर्पसेस अलग अलग होगा, अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग फॉर्मल लेटर्स. लिखते समय एक फॉर्मल लेटर को किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए? पहला चीज, एक आइडिया आपके पास क्लियरली होना चाहिए कि मैं क्या सोचकर ये लेटर लिखूं, मैं किस टॉपिक पर ये लेटर लिखने जा रहा हूं. जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं थॉट अलग होगा. जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी. जब आप सेल्स कर रहे हैं तब भी आपकी रिक्वायरमेंट अलग होगी. कंप्लेंट रजिस्टर करते समय या कंप्लेंट को हैंडल करते समय आपका सोचने का तरीका, आपका लैंग्वेज का टोन अलग हो जाएगा. रिकमेंड करते समय, एक्नॉलेजमेंट देते समय, ऑफर लेटर देते समय, कवर लेटर लिखते समय या रेजिग्नेशन लेटर लिखते समय, हर एक जगह पर आपके थॉट, आपके आइडियाज, आपके रीडर अलग हो जाएंगे. तो हमेशा याद रखिए, पहला पर्पस बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. मैं क्या और किस पर्पस पर किसको लेटर लिखने जा रहा हूं. व्हाट, व्हाई, हाउ. What is the purpose? Why I want to write and how should I write? Clear? अगर ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तब आप नेक्स्ट जो टेक्निक होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन गैदर करना. अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन कर सकते हैं गैदर. मान लेते हैं आप पहली बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपका लिखने का टोन अलग हो जाएगा. आप बार बार वहां से ऑर्डर परचेज करते हैं, से फॉर एग्जांपल आपने कई बार अमेज़न से प्रोडक्ट को परचेज किया और बार बार आपको रिटर्न करना पड़ रहा है, तो आप अलग तरीके से लेटर लिखोगे क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन पहले एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगा. सो कीप दिस इन योर माइंड. कहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना है, क्या लिखना है, किसको लिखना है, कि कब का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगा, ये सारा चीज आपके पास क्लियरली मेंशन होगा. एड्रेस का होना मस्ट है. अगर मैं एक पेन एंड पेपर लेटर लिख रहा हूं, मेरे पास एड्रेस नहीं होगा तो वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा. उसी तरह से ईमेल आईडी नहीं होगा तो ईमेल भी नहीं पहुंच पाएगा. तो एक अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट का एड्रेस होना मस्ट है. इसके बाद हम लेटर को ड्राफ्ट कर लेते हैं. जब हम लेटर को ड्राफ्ट करते हैं 3S हमेशा याद रखेंगे. शॉर्ट, सिंपल
straight forward. I repeat, short, simple, straightforward. अगर आप 3S को अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मल लेटर में तो हमेशा याद रखेंगे आपका लेटर बहुत ही इफेक्टिव और एम्फेथेटिक होगा। अगर आप एफिशिएंट वे में लेटर लिखना चाह रहे हैं तो इन 3S को ना भूलें। हमेशा याद रखें, it should be short, it should be simple and straightforward. लंबा बड़ा चौड़ा लेटर लिखने से मार्क्स ज्यादा मिलेगा, मिथ है ये, गलत फहमी है, इसको दूर रखेंगे। Even if you are writing the purpose in one single line, explaining the concept in 3, 4, 5 or 6 lines and then concluding it in one single line, purpose is solved. The language that you're going to use should be very simple, easy to understand, to the point and straightforward. घुमा फिराकर बातें नहीं लिखना है, आपको बताना है क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है और मैं आपसे क्या चाहता हूं। आपको क्या चाहिए आप हमें बताइए ताकि हम आपके ऑर्डर को फुलफिल कर सके। क्लियर होना चाहिए थॉट प्रोसेस, शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद आप सबको एक टेक्निक सिखाया गया था, आइडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। अगर आपका लेटर लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट कर सकता है, उनके अंदर जिज्ञासा, इंटरेस्ट को डेवलप कर सकता है ताकि वो डिजायरेबल एक्शन को अप्लाई कर सके, तो आप देखोगे आपका लेटर या आपका ईमेल बहुत ज्यादा आपके लिए बिजनेस को फेच करे। तो हमेशा याद रखें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के लिए या ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट सर्विसेज के लिए आपको जो टेक्निक अप्लाई करना है वो है आइडा। कैसे आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सके, उनके इंटरेस्ट को समझते हुए डिजायर्ड एक्शन को लाने के लिए क्या टॉपिक को मेंशन करना है, कितना इंफॉर्मेशन शेयर करना है, किस तरह का इंफॉर्मेशन शेयर करना है, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मायने रखता है। सो कीप दिस इन योर माइंड, कीप ऑल दीज पॉसिबिलिटीज in your mind while drafting the letter. As I said, keep it simple, short, straightforward. Apply the technique of IDEA so that you can grab the attention, you can generate interest, you can make the person reach up to his desire so that he can act accordingly. Right? Once when this technique is applied, तो क्या होगा, लेटर पढ़ने में सामने वाले को हमेशा अच्छा फील होगा, वो इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, वो डिजायर मेंटेन रहेगा। और जैसे आप इसको मेंटेन करते हैं, ये याद रखना है, कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी तरह का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे जरूर इंक्लूड करेंगे, अटैच करेंगे। अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मिस हो रहे हैं तो आप देखोगे लोगों में वो फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर किसी कंपनी को कहा मेरे पास बहुत सारे कंपनी के अप्रिसिएशन लेटर्स हैं, वो जरूर चाहेंगे ना एक आध अप्रिसिएशन लेटर मैं उस मेल के साथ या उस लेटर के साथ ऐड करूं ताकि एक प्रूफ हो जाए। अगर वो प्रूफ नहीं मैं ऐड करूं और सिर्फ एक खाली मेल में लिख दूं कि मैंने बहुत सारे कंपनी के साथ काम किया है, तो ये एक तरह से रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगा, मेरे बातों को लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे। इन ऑर्डर टू ऐड मोर वैल्यू, मेरे साथ कुछ ना कुछ, मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ ना कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का होना मस्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइज, रिव्यू, प्रूफ रीड। अगर आपने रिवाइज किया, आपने रिव्यू कर लिया लेटर को और प्रूफ रीडिंग कर लिया, तो क्या बेनिफिट होगा, कोई गलत इंफॉर्मेशन अगर बाय चांस आपने डाल दिया तो उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि इस लेटर में ये नहीं डालना चाहिए था और गलती से डाला गया है, तो उसे आप काट सकते हैं और जो रेलेवेंट पॉइंट्स है उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड। जब हम टेक्निक ऑफ राइटिंग फॉर्मल लेटर कहते हैं, पहले आइडिया में क्लैरिटी होना चाहिए, इंफॉर्मेशन हमारे पास पूरा का पूरा होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, लैंग्वेज जो होना चाहिए वो शॉर्ट, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
टेक्निक जो अप्लाई होगा राइटिंग स्टाइल में वो होगा आइडा, दैट इज attention, interest, desire and action of the audience or of the reader should be well grabbed, should be well hooked, so that there is a maintenance of the interest. Finally, you need to revise, you need to review, and then you have to proofread. Once when you apply these, trust me, whatever the kind of formal letter you're going to write, it is going to give more business, will develop good relationship with client, and you will be able to write a very good formal letter. All right. So that's all in today's class. अगर अब आपके पास कोई और डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.